Hello, am I audible to everyone? Good afternoon, sir. Now it's audible. Okay, Tanuj, Vinay, Krishnan, Rupal, am I audible? Could you please confirm as I'm looking at the screen? Okay, okay, thanks. Okay, there was some problem in the laptop, that's why I was not able to. Okay, अगर हम डिजाइन पैटर्न में आगे चलें तो हमारे पास नेक्स्ट जो है that is like we have seen so far about the creational pattern and structural pattern. Now we have behavioral pattern. Behavioral pattern में हमारे पास तीन कैटेगरी हैं. आइटरेटर पैटर्न है, ऑब्जर्वर पैटर्न है और मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न है. ठीक है. तो if you're talking about these three, then iterator pattern is what basically जैसे एक लूप चलता है और आप लूप के अंदर ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीमेंट हो रहा है और चीजों को वैसे मैनेज कर रहे हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल एज आइटरेटर. ठीक है, आइटरेशन कर रहे हैं. आपने अक्सर सुना भी होगा, सॉर्टिंग करने में आप इसे इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटिंग करने में यूज करते हैं. So that is same, but we will code it in the Java and you'll see how it is working basically. Second is observer pattern, which is not a big deal, which is very easy. And I'll show you a real example of Flipkart, Amazon, how the people use these observer patterns to design their website structures for the ease of users or clients के लिए उनके लिए कैसे यूज करते हैं उसको देखेंगे. And third and the most common is basically MVC, which is very old one. अभी आज का नहीं है. मॉडल व्यू कंट्रोलर जो है वो काफी पुराना एक पैटर्न है जो कि इंडस्ट्री में काफी अर्से से इस्तेमाल हो रहा है. इनफैक्ट अभी भी इस्तेमाल होता है और इसके अंदर टाइम टाइम बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते चले आए हैं. बट हम लोग बहुत स्क्रैच से देखेंगे, बेसिक लेवल से देखेंगे कि वाई वी आर यूजिंग दीज मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न. हम उसको यूज क्यों कर रहे हैं. ठीक है, ये आपके लिए भी जानना जरूरी. मैंने आपसे पहले ही बताया था कि वेन एवर यू गोइंग टू डिजाइन सम सॉफ्टवेयर और सम आर्किटेक्चर रिलेटेड टू एनी एप्लीकेशन, तो देयर यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा डिजाइन पैटर्न यूज करना है. सारे डिजाइन पैटर्न हो सकता है आपकी एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डिजाइन पैटर्न में पूरी एप्लीकेशन डिजाइन हो जाती है. डिजाइन पैटर्न जो है वो आपके यूज केस पे डिपेंड करते हैं कि आप क्या बनाने जा रहे हैं, कहाँ किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसके मुताबिक उसका पैटर्न क्या करते हैं, ऑप्ट करते हैं. ठीक है. सो देयर we will see them like one by one. But before understanding these behavioral pattern, we must understand a basic concept. And what is that? And what is that basically? That is like the understanding of framework. What is framework? हम पहले भी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, कोई इतने बड़ी डील नहीं है. फ्रेमवर्क क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, सबके सब बंदे उनको कैसे यूज करते हैं, कहाँ का इस्तेमाल है. हमने एक ओवरव्यू लिया था, आज उसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा. ठीक है. तो फ्रेमवर्क इज व्हाट बेसिकली इट्स अ बंच ऑफ लाइब्रेरीज. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन इट लाइक इट्स अ बंच ऑफ लाइब्रेरीज और टूल्स. We can add some tools in the framework part. And why we are using them? Because we want to do some common task. We want to do some common task in the development of software. हम कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसको हम डेवलपमेंट का पार्ट बोल देते हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं. क्या नहीं, किसी ऐप का भी डेवलपमेंट होता है, किसी वेबसाइट का भी डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, किसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन का डेवलपमेंट आप कर सकते हैं. तो जब भी आप डेवलपमेंट करते हैं तो आपको कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं कॉमन जो आपको इस्तेमाल जरूर करनी है. कुछ टूल्स ऐसे आपको यूज करने पड़ते हैं जो कि आप हर बार रिपीट करना चाहते हैं उन टूल्स का जो यूज है. और कुछ कॉमन टास्क हैं जैसे कि वैलिडेशन करना, वेरिफिकेशन करना. ऐसे बहुत सारे टास्क हमारे जो है वो लाइनअप होते हैं जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं. ठीक है. अब दिक्कत ये है कि हम जब भी टास्क को परफॉर्म करते हैं तो कुछ टास्क रिपीटेटिव होते हैं, कुछ टास्क जो है वो रिपीटेटिव होते हैं. रिपीटेटिव टास्क जो होते हैं ये बार बार इस्तेमाल होते हैं और प्रोग्रामर्स या कोडर्स जो भी आप कह लीजिए उनको बहुत दिक्कत होती है इनको बार बार लिखने में या बार बार राइट करने में या बार बार कॉल करने में. तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक्सेस टाइम भी इस्तेमाल होता है उनका और उनका जो है जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं उनकी लूज होती है.
तो हमारा बेसिक मकसद ये होता है कि हम सारी एक्टिविटीज को, जो भी कॉमन एक्टिविटीज हैं, इनको एक ही प्लेटफॉर्म से ऑपरेट करें, ठीक है, और हम ऑपरेट ना करें, कोई हमारे लिए ऑपरेट करे। तो जो भी हमारे लिए ऑपरेट करता है उसको हम फ्रेमवर्क कहते हैं। हम उस टर्मिनोलॉजी को या उस टूल को हम फ्रेमवर्क कहते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क बहुत सारे फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपका सेशन को हैंडल कर रहे हैं। सेशन आपने देखा होगा, जब भी आप बैंक में लॉग इन करते हैं तो बैंक आपको 90 सेकंड्स के लिए परमिशन देता है लॉग इन करने की। और अगर 90 सेकंड से ऊपर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, आप कोई ऑप्शन क्लिक नहीं कर रहे हो, आप कोई सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आपका माउस मूवमेंट नहीं कर रहा है, कीबोर्ड मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका सेशन एक्सपायर कर दिया जाता है, ठीक है। तब आप बैंक की साइड से ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाओगे। आप आके देखोगे, वो कहेगा आप लॉग आउट हो गए, दोबारा लॉग इन करो। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं सेशन मेंटेन करना, इसको बोलते हैं सेशन मेंटेन करना, ठीक है। सेशन मेंटेन करना जरूरी क्यों होता है? ताकि कोई भी इस टाइम का फायदा उठा के आपके डेटा को या आपके सेशन को एक्सेस ना ले ले, इसलिए सेफ्टी साइड पे उसको एक्सपायर कर दिया जाता है और आपको फिर से लॉग इन करना होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज डेटा वैलिडेशन, कि जो भी आपका लॉगिन है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, इन सबको जो है आप कहीं ना कहीं वैलिडेट करते हो, बंदा ठीक ठीक है कि नहीं है, इसका क्रेडेंशियल कैसे है, गलत तो नहीं है, सही तो नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए हमें जो है एक ऐसे टूल की जरूरत पड़ती है, जो टूल हमारे बिहाफ पे इन सब चीजों के लिए काम करे या फिर इन चीजों का ख्याल रखे। सो वी नीड टू रीराइट मल्टीपल इवेंट्स, मल्टीपल सेम कोड अगेन एंड अगेन। फॉर दैट, फॉर मेंटेनिंग ऑल दीज एक्टिविटीज, वी नीड समथिंग विच वी कॉल्ड एज फ्रेमवर्क, ठीक। तो फ्रेमवर्क जो है वो आपका एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी हो सकता है, आपका एक वेब फ्रेमवर्क भी होता है, ऐसे फ्रेमवर्क अलग के लिए सबके लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैंने एक्सक्यूज मी आपको अभी सर। बताया। जी बताइए बताइए बताइए। सर आपने स्क्रीन पे क्या शेयर किया हुआ है? स्क्रीन पे मैंने सिलेबस सिलेबस आया हुआ है सर। सॉरी सॉरी, okay, now can you see screen what I'm teaching? यस सर। Okay, sorry, I was not reminding what I have shared because syllabus शेयर हुआ पड़ा था, ठीक है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर एक्टिविटी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हम पहले ही जान चुके हैं। जब भी आप एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, अभी आपने कुछ बनाया नहीं होगा, आई थिंक आपकी क्लास में अभी कोई माइनर प्रोजेक्ट भी बनाना है मुझे लगता है, मतलब वन वन स्टूडेंट वाज आस्किंग अबाउट इट के उसको सिनॉप्सिस जमा करनी है। तो सॉफ्टवेयर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, आप उसे प्रोजेक्ट कहते हैं। जब कुछ प्रोजेक्ट को यूज करने बैठता है तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, लाइक इट नीड मल्टीपल टास्किंग, लाइक यू नीड टू कोड, आपको कोड करना होता है, आपको डिजाइनिंग करनी होती है, टेस्टिंग करनी होती है, जब सारा आपका काम कंप्लीट हो जाता है, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। उन सब स्टेजेस को मैनेज करना अपने आप में एक टिपिकल टास्क है, इट्स नॉट इजी। दैट इज व्हाई अ सॉफ्टवेयर इज नॉट डेवलप्ड बाय सम इंडिविजुअल, इंस्टेड इट इज डेवलप्ड बाय अ टीम। सॉफ्टवेयर के अंदर जो है टीम वर्क होता है, और हर बंदा जो अपने फील्ड में एक्सपर्टीज रखता है वो उसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो जहाँ पे आपका सिंटेक्स डिक्लेरेशन भी आप करते हैं, है ना, गार्बेज कलेक्शन भी आप करते हैं, अगर आपका अननेसेसरी कोई वेरिएबल जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मेमोरी के अंदर, तो आप उसको फ्री करना होगा। आप इफ एल्स के स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सारे एक्टिविटीज आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर यूज करते हैं, रेगुलरली करते हैं, ठीक है। अभी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप कोर कोडिंग करते हैं, इंडिविजुअल कर रहे हैं, आपको हर चीज का खुद ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन जब हम कोई बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं, बड़ी वेबसाइट बनाते हैं, तो हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पाता कि हम इन सब चीजों को फ्रॉम डे वन ट्रैक कर सकें और इनको मैनेज कर सकें। दैट इज वाई सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स केम इनटू द पिक्चर। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क जो है वो हमारे नीड का हिस्सा बन जाते हैं, कि हमें इनकी जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि जो भी फ्लो होता है एप्लीकेशन का, उसका पूरा कंट्रोल हम फ्रेमवर्क को दे देते हैं। कब डेटाबेस से ड्रेवल हो रहा है, कैसे उसे मैनेज करना है, दीज ऑल थिंग्स आर बेसिकली टेकिंग केयर बाय द फ्रेमवर्क का, ठीक है। तो फ्रेमवर्क के अंदर फ्रेमवर्क की जिम्मेदारी बहुत सारी होती है। नाउ सम मेजर थिंग्स आर देयर, वी विल सी देम वन बाय वन। लाइक व्हाट आर दीज, लाइक फ्रेमवर्क का पर्पस क्या होता है? तो पर्पस बेसिकली क्या है वो देखिए। पर्पस होता है कि जो डिजाइनर्स हैं या डेवलपर्स हैं, है ना, उनको एक छूट देना या उनको एक लिबर्टी देना कि वो अपनी ऐप पे या अपने जो भी सॉफ्टवेयर पे या प्रोजेक्ट पे जो उसकी यूनिक फीचर्स हैं उन पे काम कर सके, उनको पूरा पूरा हाईलाइट करके उनको बना सकें, उनकी फंक्शनैलिटी पे ध्यान दे सकें, ना कि बार बार सेम कोड को री इन्वेंट करें या रीराइट करें। आप इसको रीराइट भी कर सकते हैं, रीराइट
रीराइट करते रहे, ठीक है। तो हमें इस चीज की जो एक इम्पोर्टेंस होती है कि कोडर अक्सर इसी चीज में फंसे रहते हैं कि उन जो कोड लिखा है क्या वो प्रॉपरली फंक्शनिंग उसकी है कि नहीं है, सेम कोड को कहाँ रिपीट कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, उसमें गलती हो जाती है बहुत बार। तो उन सब चीजों को मैनेज ना करना पड़े, सिर्फ और सिर्फ कोर फंक्शनैलिटी पे ध्यान दें, ये सबसे बड़ी हेल्प होती है, ठीक है। फ्रेमवर्क का दूसरा मकसद ये भी होता है कि आपकी परफॉर्मेंस, जो भी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट करना। बूस्ट करने से मतलब होता है कि किस तरीके से ये एनालाइज करना कि कैसे उसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है इवेल्यूएट क्या है, हम उसके अंदर लाइक वो स्पीडी भी हो, कैलकुलेटिव भी हो, है ना। तो इन सब चीजों को हम कलेक्टिवली कहते हैं परफॉर्मेंस को बूस्ट करना। आपका सॉफ्टवेयर फास्ट काम करे, आपका सॉफ्टवेयर सही से कैलकुलेशन करे, सही से कंप्यूटेशन करे। तो दीज ऑल थिंग्स आर बेसिकली कंसिडर्ड एज अ परफॉर्मेंस बूस्टर कहलाते हैं इनको, ठीक है। तो आपके जितने भी वेब फ्रेमवर्क्स होते हैं वो इस चीज का खास ख्याल रखते हैं कि आपका पेज जल्दी लोड हो, रीलोड ना हो बार बार, सारे कंपोनेंट्स एक साथ लोड हो ताकि आपको एक फुल फ्लैज व्यू नजर आए, ठीक है। तो वहां पे भी हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। चौथा हमारे पास देखिए फ्रेमवर्क्स, हमें आज के टाइम जो फ्रेमवर्क्स आपके मार्केट के अंदर है वो आपको प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसको मैं अभी आगे बताऊंगा कैसे काम करता है, ठीक है। टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करते हैं, टेम्पलेट्स हो गई, सेशन मैनेजमेंट हो गया, और लाइब्रेरीज एक्सेस करनी है आपको डेटाबेस की। ये सारे फैसिलिटिंग फीचर्स हैं जो कि डेवलपर को मैन्युअली करने पड़ते थे, लेकिन फ्रेमवर्क के आने के बाद ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज हो गई हैं फ्रेमवर्क के थ्रू, ठीक है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि फ्रेमवर्क जो है वो आपको किसी भी एप्लीकेशन का प्रोटोटाइप बनाने में हेल्प करते हैं, डिजाइनिंग के अंदर भी हेल्प करते हैं, उसकी जो मल्टीपल स्टेजेस होती हैं जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना होता है उसके अंदर हेल्प करते हैं। तो देयर आर लॉट मेनी स्टेप्स अवेलेबल विच आर टेकिंग केयर बाय द फ्रेमवर्क इटसेल्फ, नॉट बाय द कोडर, ठीक है, नॉट बाय द कोडर, ठीक है। अब देखिए ये एक ओवरव्यू था कि फ्रेमवर्क क्या होता है, किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं भी अपने आप से पूछा करता था, या अक्सर आप भी अपने आप से पूछेंगे या आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हमें कब इस बात का एहसास हो कि हमें एक फ्रेमवर्क की जरूरत है। अभी जो आप लैब में कोड करते आए हो, सी में, सी प्लस प्लस में, या सपोज करो जावास्क्रिप्ट में आपने काम किया, किसी भी लैंग्वेज में काम किया, तो वहां पे हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, कोडिंग करते हैं, उसको हम कोर कोडिंग कहते हैं। हम बोलते हैं यार हम ना कोर कोडिंग कर रहे हैं, हम लोग जो है कोर कोडिंग कर रहे हैं। Actually, I'm using some different laptop today, my brother, and unfortunately जो ऑफिस यूज कर इंस्टॉल हुआ पड़ा 2019 है, इसके अंदर ड्रॉ की फैसिलिटी नहीं होती है, उसके लिए सेपरेट ऑफिस आता है। तो इस वजह से मैं कुछ टाइप नहीं कर पा रहा है एमएस वर्ड के अंदर ना। दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ दिस साइड बोर्ड। इस साइड बोर्ड की हेल्प लेनी पड़ रही है मेरे को, यहाँ पे मैंने कंटेंट अपना कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो कैसे आपको इस बात का एहसास हुआ कि हम जो है फ्रेमवर्क कब यूज करें, लाइक हाउ हाउ टू यूज इट, व्हेन टू यूज इट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हेन टू यूज इट, ठीक है। तो देखिए कुछ कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस पे आके आपको इस बात का रियलाइज होगा कि हमें फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी अगर ऐप क्रूड केस को यूज करिए, क्रूड का मतलब क्या होता है, क्रूड का मतलब होता है वो एप्लीकेशन जहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली क्रिएट हो रहा हो कुछ, रीड हो रहा हो डेटा आपका, अपडेट हो रहा हो आपका डेटा, या डिलीट हो रहा हो आपका डेटा, ठीक है। ऐसी एप्लीकेशंस को हम क्रूड एप्लीकेशंस कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आप देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपके पास कार्ट में आइटम होते हैं। अब आइटम जो है लोग परचेज करते हैं, और सपोज करो किसी किसी बंदे के पास 100 लैपटॉप्स हैं और 100 के 100 सेल आउट हो गए, तो आपके पास लैपटॉप बचे नहीं है, या 90 सेल आउट हो गए तो 10 बचे हैं। तो आपका कहीं ना कहीं कोई आइटम क्रिएट भी हो रहा है, उस आइटम को रीड भी किया जा रहा है, आइटम की वैल्यू को अपडेट किया जा रहा है, यानी कितने लैपटॉप सोल्ड आउट हो चुके, एक्चुअल में से माइनस कर दो तो आपके पास बैलेंस बच जाएगा। जहां पे भी बैलेंस नाम की एंटिटी इस्तेमाल हो जाती है, बैलेंस नाम की चिड़िया इस्तेमाल हो जाती है, जहाँ पे उसकी कोई वैल्यू हो, इट मीन्स कि वो एप्लीकेशन ऑलमोस्ट क्रूड को इस्तेमाल कर रही है। ये क्रूड एप्लीकेशन, इसको पहचानने का तरीका होता है, ठीक है। या आपको डेटा डिलीट हो रहा है, आप उसमें कुछ हटा रहे हो वहां से, आपके पास एक सेल खत्म हो गई, आपने सेल का पेज हटा दिया, आपके पास कोई स्पेसिफिकली फ्लिपकार्ट ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो प्रोडक्ट की लॉन्चिंग खत्म हो गई, तो आपने वो पेज हटा दिया, ठीक है। तो आपने उस पेज को डिलीट कर दिया कुल मिला के। तो जहां पे भी आपकी ये चार एंटिटीज का इस्तेमाल होता है, वहां पे आप बाय डिफॉल्ट समझिए कि बगैर फ्रेमवर्क के यूज करे आपका काम नहीं चलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी है, अगर आप समझेंगे। ये अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने कॉलेज के अंदर जो कोडिंग करी वो कोर कोडिंग करी या कोई फ्रेमवर्क यूज किया।
तो अक्सर जो बच्चे थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होते हैं और कोडिंग में ध्यान देते हैं, वो कॉलेज फेज से ही कोर कोडिंग ना करके फ्रेमवर्क का यूज करने लगते हैं। लेकिन फ्रेमवर्क का यूज एकदम से नहीं होता जब तक कि आपके पास कोई प्रोजेक्टेड टारगेट, कोई प्रोजेक्ट ना हो जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो, जिसको मैनेज करने के लिए आपको फ्रेमवर्क की जरूरत पड़े, तब जाके आप फ्रेमवर्क का यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आप यूज नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल कोडिंग से भी आपका कोई प्रोजेक्ट बन सकता है। और स्टूडेंट लाइफ में मोर देन 99.99% स्टूडेंट जो हैं वो कोर कोडिंग का इस्तेमाल करके ही प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी भी होती है, कहीं ना कहीं डिजाइनिंग की कमी होती है, और कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप मार्क्स के लिए काम करते हो, आप लर्निंग के लिए नहीं करते, आप या अपने आप को एज अ डेवलपर बनाने के लिए काम नहीं करते हो। आपको लगता है ठीक है यार सिलेबस के अंदर है तो हमें छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है, कोई भी छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, सबमिट कर दिया। तो छोटे प्रोजेक्ट के अंदर देखो बस फ्रेमवर्क का यूज तो नहीं होने वाला, भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट इट, अनटिल लेस आपकी जो एप्लीकेशन है वो डायनेमिक नहीं है। हमें एप्लीकेशन को, जो भी हमारी एप्लीकेशन डायनेमिक अगर स्टैटिक नहीं है तो वो हमारी एप्लीकेशन के अंदर यूज हो सकता है फ्रेमवर्क का, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज समझिए, जहां पे आपको ऐसा लगे कि यार दो पार्ट होते हैं, देखिए कोई भी किसी भी चीज के ना, पेंट में समझाता हूँ। ठीक है, तो आर यू लुकिंग एट पेंट? पेंट नजर आ रहा है आपको? यस सर। यस। ठीक है, आपने देखिए कोई भी एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका होता है फ्रंट एंड, एक आपका होता है बैक एंड। ठीक है, फ्रंट एंड का मतलब जीयूआई, जीयूआई कह लीजिए और यूआई कह लीजिए, एक ही बात है। बैक एंड का मतलब बड़ा सिंपल लफ्जों में आप मान लीजिए डेटाबेस। डेटाबेस को हमेशा बैक एंड करार दिया जाता है, और आपका जो आपका व्यू होता है उसको हम फ्रंट एंड कहते हैं। ठीक है, तो जहां पे आपका यूआई इन्वॉल्व हो जाता है, जहां पे आपका यूआई यूजर इंटरफेस इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसके लिए आप सेपरेट काम करते हैं, एक सेपरेट सेपरेट टीम काम करती है। इसको हम यूआई डेवलपर कहते हैं। आप में से बहुत से बंदे इसमें अपना करियर बनाएंगे जिसका इंटरेस्ट होगा, और बहुत से बंदे जो होते हैं वो डेटाबेस पे काम करते हैं, जो कि डीबीए कहलाते हैं या डीए कहलाते हैं, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर या डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। दो पोजीशन होती है, जूनियर पोजीशन होती है, सीनियर पोजीशन होती है, डीबीए सीनियर पोजीशन होती है। तो किसी भी एप्लीकेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो आपका फ्रंट एंड, दूसरा बैक एंड। ठीक है, बड़ी टीम जो होती है, अब इन पैरेलल जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो ऐसा नहीं है कि जब तक आपका फ्रंट एंड तैयार नहीं हो जाएगा तब तक आपका बैक एंड यूज हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैक एंड वाले काम सेपरेट चलते हैं, फ्रंट एंड वाले काम सेपरेट चलते हैं, तो यानी कि ये पूरा पूरा जो है सेपरेट काम होता है और ये अलग से काम होता है। ठीक है, तो जहां पे प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो कि आपको फ्रंट एंड के लिए एक सेपरेट टीम लगानी पड़ रही हो और बैक एंड के लिए सेपरेट टीम पे काम करना पड़ रहा हो, तो भी आप समझ जाइए कि आपका काम बगैर फ्रेमवर्क के नहीं होगा। और अगर आप करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिलीव मी आपका जो एप्लीकेशन है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको मैनेजमेंट आपको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप लास्ट में जाके फंस जाते हैं। तो आप ना फंसे, बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारी एप्लीकेशन के जो एंटिटीज है उनको संभालना आपके बस की बात नहीं है, तो वो काम आपका फ्रेमवर्क करता है, तो आपको वहाँ पे फ्रेमवर्क को चूज करना चाहिए। इट इज माई सजेशन। हमें ये भी एक तरीके से ना, आप मान के चलिए कि एक पहचान है कि हमें कब फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना है, कब कब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, नौबत आ जाएगी कि हमें इसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, दूसरी बात है कि आपने बहुत सारी खुद लाइब्रेरीज लिखी है, सेल्फ मेड लाइब्रेरीज है आपके पास। वो लाइब्रेरीज जो कि आपने खुद लिखी है, खुद सपोज करो कोई स्पेसिफिकली फंक्शन है, यहाँ पे सबसे पहले आपको दो नंबर को ऐड करना है, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है, फिर उसका कुछ और करना है, आपको तीन स्टेप एक साथ परफॉर्म करने थे। आपने क्या किया, उसको उसके लिए कोड लिखा और आपने उसे लाइब्रेरी सेट कर दिया। अब आपको जहां पे भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है दो नंबर पे, आप उस फंक्शन को कॉल, लाइब्रेरी कॉल करोगे, आपका काम हो जाएगा। तो ऐसी जगहों पे भी जब हम खुद की लाइब्रेरी लिखते हैं, या ऑथेंटिकेशन के लिए सपोज करो आपको किसी बंदे का ऑथेंटिकेशन चेक करना है, वो बंदा जेन्युइन है कि नहीं है, सेशन का टाइमिंग नोट करना है और ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो ऐसी जगहों पे भी आपको फ्रेमवर्क की नीड पड़ती है। ठीक है, सीएमएस, सीएमएस के बारे में जानता है कोई? एनीबॉडी नो अबाउट सीएमएस? व्हाट इज सीएमएस? एनीवन नो अबाउट सीएमएस? नो आइडिया। नो आइडिया।
बेटे थोड़ा सा ना बेटे देखो, मतलब मैं एक वैसे आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, जस्ट नो दिस बेसिक थिंग्स, क्योंकि देखिए सिर्फ डिग्री के सब्जेक्ट पढ़ लिए और परसेंटेज अच्छी ले आए, उससे बात नहीं बनेगी। ये सब चीजें वो है जो कि इंटरव्यू में पूछी जाती है और किसी भी सिलेबस का हिस्सा नहीं होती हैं, इसलिए ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सर ठीक है। ड्रूपल तो इसी के अंदर आता है। Drupal is also, हाँ Drupal is also a CMS, Drupal is also a CMS, ठीक है। CMS के मार्केट में बहुत सारे टूल आते हैं, जैसे सर्विस नाउ भी एक टूल है, सर्विस नाउ विच इज वेरी पॉपुलर दीस डेज, नंबर 1 टूल है। एडोबी वालों ने भी एक टूल निकाल दिया, दूसरा टूल एडोबी वालों का है। इससे पहले एक इजराइल की कंपनी थी, मैं नाम भूल जाता हूँ, याददाश्त कमजोर है यार, ठीक है। तो वो जो इजराइल कंपनी थी, वो कंपनी के बहुत सारे टूल आया करते थे एंड दे वर हैविंग मोनोपोली इन द मार्केट, बट सर्विस नाउ उन्हीं के 4 एम्प्लॉयज ने रिजाइन किया और इस टूल को बनाया। और टिवोली भी एक टूल आता है, वो भी एक ऐसे काम करता है, ठीक है। और अब मार्केट में 3-4 टूल है मेरे पास, बट सर्विस नाउ इज नंबर 1। CMS बेसिकली क्या होता है मैं बता देता हूँ। जितना भी कंटेंट आपका साइट, आप किसी प्रोडक्ट पे काम करो, उस सपोज करो वेबसाइट है, अमेजोन है, अमेजोन के ऊपर सपोज करो आपके कुछ भी तो 50,000 पेजेस हैं। इन 50,000 पेजेस का एक एक लॉग, एक एक रिकॉर्ड मेंटेन करना CMS का काम। कब कहाँ अपडेट करना है, कैसे अपडेट करना है, किसको आउट करना है, कब आउट हुआ था, किस बंदे ने कौन से कोड को ओवरराइट किया, कैसे किया, एक एक चीज की इन्फॉर्मेशन होती है। ऐसा नहीं कि आपने टीम में काम कर रहे हैं, आपने किसी और कोड के अंदर चेंजेस कर उसका कोड खराब कर दिया, नो, दिस इज नॉट अलाउड। आपको CMS फौरन बता देगा इस पर्टिकुलर डेवलपर ने इस लॉगिन से, इस IP एड्रेस से, इस दिन इस टाइम पे कोड के अंदर चेंज किया था, और आप पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो CMS जो है वो पूरा पूरा आपका ओवरऑल डेटा का मैनेजमेंट करता है, ठीक है। डेटाबेस नहीं होते, ध्यान रखिए, इसका नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कंटेंट में हर चीज आ जाती है, पैराग्राफ के अंदर लिखा हो टेक्स्ट आ जाता है, लॉग आ जाते हैं, डेटाबेस आता है, फ्रंट एंड आ जाता है, इमेजेस आ जाती है, ऑडियो आ जाता है, वीडियो आ जाता है, सब कुछ कंटेंट का हिस्सा कहलाता है। एंड दैट एंटायर कंटेंट इज बेसिकली मैनेज्ड बाय CMS। तो आप CMS के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, इसके बारे में मैं कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा, आपको अच्छी तरह आइडिया होगा। my one of my sister is basically having expertise in CMS, and she is a qualified and certified developer of ServiceNow। उसके पास ServiceNow एडमिनिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेशन होता है, एक डेवलपमेंट का सर्टिफिकेशन होता है, दोनों क्वालिफाइड है। तो इसकी नीड पड़ती है और आपको भी पड़ेगी 100%। आप कोई भी कंपनी का प्रोजेक्ट बगैर किसी CMS को सीखे नहीं मैनेज कर सकते, नॉट एट ऑल। एनीवेज ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, वी शुड मूव फॉरवर्ड। तो हमारा बेसिक मकसद था कि हमें कब ये पता चले कि हम जो है कब हमें फ्रेमवर्क यूज करना है। तो दीज आर द 4 मेजर कंडीशंस व्हिच आई हैव टॉट यू सो फार, जब आपको इस बात का एहसास हो कि हमें फ्रेमवर्क इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज लाइक व्हेन टू यूज द फ्रेमवर्क, हाउ वी कोई भी यूज जो है फ्रेमवर्क कैसे यूजफुल होते हैं आपके, आपको इस पे ध्यान देना है। तो इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेमवर्क की कुछ ब्यूटी है, एंड वन ऑफ द ब्यूटी इज इट सेव्स टाइम, बहुत सारा टाइम आपका सेव करता है, ठीक है। आपकी जितने भी ऐप हैं उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज करने से मतलब क्या होता है, देखिए जैसे आप लोग किसी ड्राइव के अंदर, ये कोई ड्राइव है आपका, और ये फिर आपका C ड्राइव है, ये B ड्राइव है, E ड्राइव है, फिर C ड्राइव के अंदर मल्टीपल फोल्डर होते हैं आपके बने हुए, उनमें डेटा स्टोर होता है, फिर D ड्राइव के अंदर अपने फोल्डर्स हैं, उनमें डेटा स्टोर हो रहा है। तो जैसे ड्राइव्स जो आपका डेटा फोल्डर वाइज सेव कर रहे हैं, है ना, फोल्डर वाइज सेव कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, ऐसे ही कोई भी फ्रेमवर्क आपके सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, वो करता है डायरेक्टरीज के अंदर, ठीक है। वो करता है डायरेक्टरीज के अंदर, तो वो क्या करता है, डायरेक्टरी मेंटेन करता है और उस डायरेक्टरी के अंदर आपका डेटा स्टोर करता है, ताकि पता हो कि कौन सा डेटा कौन से डायरेक्टरी में, जैसे कि सारे इमेजेस को एक जगह ऑर्गेनाइज करता है, वीडियोस को एक जगह ऑर्गेनाइज करता है, हाइपरलिंक को एक जगह ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, डेटाबेस की टेबल्स को एक जगह ऑर्गेनाइज करता है, ताकि डेटा का रिट्रीवल आसान हो सके। अगर आप एक ही फोल्डर में सपोज करो सारे इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, अपनी लैब की फाइल, अपने कॉलेज के फोटोग्राफ सब एक ही फोल्डर में डाल दोगे तो आपको ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आप सारे डेटा को फोल्डर वाइज सेव करोगे तो आपको ढूंढना बहुत आसान होगा। यही काम हमारे लिए
फ्रेमवर्क करता है, हम नहीं करते, वो करता है हमारे लिए, ठीक है। बस फर्क ये है कि हम इन चीजों को मैनुअल कर सकते थे, लेकिन हम ये फ्रेमवर्क पे छोड़ देते हैं, भाई तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम करो कैसे करना है, हमें नहीं, ठीक है। दूसरा, तीसरा आपका जो है, तो आपका फर्स्ट हो गया टाइम सेव करता है, दूसरा आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और तीसरा आपका फ्लेक्सिबिलिटी एंड हाई कस्टमाइजेबल होता है आपका, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि चीजों को एक्सटेंड किया जा सके, हमारे पास ऑप्शन हो, जिम्मेदारी की हम चीजों को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे उस दिन बताया था, आप अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं अपने कॉलेज के लिए और आप अपनी ब्रांच के लिए बना रहे हैं, तो आपकी क्लास में सपोज टू 90 स्टूडेंट्स हैं, आपको लगता है नहीं यार जूनियर ऐड हो जाएंगे तो ये 180 हो जाएंगे, उसके अगले जूनियर ऐड हो जाएंगे तो ये आपका और बढ़ जाएंगे, ठीक है, 270 हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे अल्टीमेटली। तो क्या आपकी एप्लीकेशन इतनी कैपेबल है कि वो 90 स्टूडेंट्स के बजाय 180 स्टूडेंट्स की उसको मेंटेन कर सके? अगर 180 से बढ़ के 300 हो जाए तो मेंटेन कर सके? अगर है तो हम कहेंगे कि आपकी एप्लीकेशन फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा है हाईली कस्टमाइजेबल। कस्टमाइजेबल का मतलब होता है कि किस तरीके से आप चेंजेस कर पा रहे हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। क्या आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने वेब पेज को बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज कर पाए? ऐसा तो नहीं कि आपका फ्रंट पेज जो फिक्स हो गया, नहीं जी, आपका फ्रंट पेज कभी चेंज नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा आपका जो एप्लीकेशन है कस्टमाइजेबल नहीं है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जैसे सपोज करो अभी तक हम जो फ्रंट एंड यूज कर रहे थे वो PHP यूज कर रहे थे, और डेटाबेस जो यूज कर रहे थे वो Oracle यूज कर रहे थे, ठीक है। इन दो के कॉम्बिनेशन से ये फ्रंट एंड था आपका, PHP फ्रंट एंड था, Oracle बैक एंड था आपका अल्टीमेटली। तो क्या आपकी एप्लीकेशन इतनी फ्लेक्सिबल है, ये कस्टमाइजेबल है कि अब हम बैक एंड जो है Oracle को हटा के MySQL कर सकते, या MySQL ना करके साइबेस का डेटाबेस यूज कर सके? अगर ऐसा है तो यानी कि आपका ये चीज जो है बेटर है। तो फ्रेमवर्क आपको आजादी देते हैं। आपने कल को डिसाइड किया, आपके मैनेजर ने कि नहीं यार एक काम करते हैं, Oracle बहुत महंगा पड़ रहा है, लाइसेंस बहुत महंगे, हम एक काम करते हैं, कॉस्ट कटिंग करते हैं और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए Oracle से स्विच मारते हैं MySQL पे, क्योंकि फ्री है, MySQL तो फ्री है, तो आप इसे इंप्लीमेंट कर लो। आपके जितने भी Oracle के लाइसेंस परचेज करने पड़ रहे थे उन सबका पैसा बच गया, और आप अब वो सारा पैसा आप कंपनी के प्रॉफिट में ऐड कर सकते हो। तो अब दिक्कत कहाँ होती है कि जो फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे हैं, क्या वो फ्रेमवर्क आपको इस बात की परमिशन दे रहा है कि हम ओरेकल का इस्तेमाल ना करके अब MySQL का कर सके? अगर दे रहा है तो इट इज गुड। तो फ्रेमवर्क की ब्यूटी है कि वो उसको करने की परमिशन देते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी डेटाबेस को इजीली चेंज कर सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट, ठीक है। सिक्योर कोड होता है, कोड को सिक्योर करना, यानी कि उसको कोई इजीली एक्सेस ना कर सके, उसके ऊपर इनबिल्ट सिक्योरिटी मैनेज करना, उसको और फ्रूटफुल बनाना। तो ये भी क्या कहते हैं आपके फ्रेमवर्क की एक जिम्मेदारी होती है, और वो उसे बखूबी मैनेज करता है, ठीक है। एक चीज और, अभी सेशन एक्स खत्म हो जाएगा तो हम इसे दोबारा ज्वाइन करेंगे। आई विल सेंड यू वन मोर लिंक, प्लीज ज्वाइन दैट लिंक सो दैट वी कैन कंटिन्यू दिस क्लास। हमें आज एमएससी खत्म करना है ठीक है। तो आपका कोड को सिक्योर रखने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क की होती है, फ्रेमवर्क इसमें बहुत हेल्प करते हैं। कोर कोडिंग को सिक्योर करने की जिम्मेदारी डेवलपर की होती है, वो कैसे उस आपके कोड को सिक्योर बनाए, ये उसका अपना लॉजिक है, उसकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन फ्रेमवर्क इस काम को ऑटोमेटिकली करते हैं, तो आपको इतना ध्यान देना नहीं पड़ता। दैट इज वाई अ डेवलपर इज ऑलवेज अप्रोच टू यूज फ्रेमवर्क एज मच एज पॉसिबल। कोशिश की जाती है कि बंदे ज्यादातर फ्रेमवर्क की मदद से चीजों को बनाए, ठीक है। से नो टू रीइन्वेंटिंग। रीइन्वेंटिंग का मतलब होता है कहीं ना कहीं कहना चाह रहा है रीराइटिंग। रीराइटिंग यानी कि एक ही कोड को बार बार यूज ना करें, बार बार ना लिखें। आपका कोड अगर क्या कहते हैं एक दफा लिखा गया है तो सेम पीस ऑफ कोड कैन बी रीयूज एंड रीराइट, सॉरी नो रीयूज अगेन एंड अगेन। आपको दोबारा लिखना ना पड़े, आप उसको दोबारा यूज कर पाए, इस बात की फैसिलिटी जो है वो आपको आपके फ्रेमवर्क देते हैं, ठीक है। स्केलेबल होता है, स्केलेबल जो मैंने आपको अभी बताया कि उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फास्ट होता है, सिक्योर होता है, जो ऊपर अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। फास्ट का मतलब चाहे डेटा को रिट्रीव करना हो, डेटा को स्टोर करना हो, एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना हो, तो बहुत कम टाइम में ये काम होता है, ठीक है। देन वी हैव वेल सपोर्टेड, लाइक इट इज गोइंग टू सपोर्ट इन वेल फॉर्मेटेड मैनर फॉर द एंटायर एप्लीकेशन, चाहे वो फ्रंट एंड है, बैक एंड है, सबको सपोर्ट करता है, ठीक है। रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट। ऑब्वियसली अगर आपका डेवलपमेंट का टाइम बच रहा है तो आपकी कॉस्ट भी बच रही है। अगर आपका कोई